फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत या स्थापना लुई 16वां ने शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रांसीसिकानों के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं कि पहली फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1667 में फ्रांसीसिकानों के नेतृत्व में सूरत में हुई थी यह पहली फैक्ट्री। और जो दूसरी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वह भी 1669 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। इनके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी के बीच। 18वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया था। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से किया, लेकिन नवाब ने डुप्ले के किसी बात का ध्यान नहीं दिया। अंततः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास को घेर डाला था। अब अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर एक युद्ध सेंट थॉम का युद्ध हुआ। सेंट थॉम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। 1748 ईस्वी में यूरोप के एक्स ला स्पेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का अंत हुआ और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत हो गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप था। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु होने से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिरगंज का एक भांजा मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत की। इसी समय 1748 ईस्वी में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया और यह कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार की मांग की। इसी समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर त्रिचन्नापल्ली के दुर्ग में शरण ली। फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दिया। 1750 ईस्वी में नासिरगंज अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में आरकाट पर आक्रमण किया और चंदा साहब के पुत्र
राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर अर्काट पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चंदा साहब चिन्ना त्रिचन्नापल्ली भाग गया, लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डोपले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोदेहो को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। गोदेहो आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई और अंततः 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। पांडिचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट ली डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। इनके आने से युद्ध को गति मिली। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध था, जो आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। 1768 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि द्वारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार बना। इस समय से व्यावहारिक रूप में स्वतंत्र कार्य करने लगा। इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई। यह बंगाल का पहला नवाब था जिसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक पत्र का दुरुपयोग किया। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। यह अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था और 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार पर उपसूबेदार नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज खां नवाब बना। इसके समय 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में सरफराज खां मारा गया और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक इसने यूरोपियों की उपमा मधुमक्खियों से की है। इसके अनुसार यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर मार डालेंगे। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ संबंध बिगड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के स्त्रों को शरण दे रखी थी और नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। इसी के कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया और 15 जून 1756 को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। 5 दिनों के युद्ध के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू में शरण ली। क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर दीवान, राय दुर्लभ और एक सैनिक अधिकारी यार लतीफ तथा बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ सम्मिलित थे। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक 1760 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। इसके स्थान पर बेंसी टार्ट बंगाल का गवर्नर बना और भारत आया। बेंसी स्टार ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए उसने मीर जाफर की दामाद
मीर कासिम से समझौता किया। समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। बदले में मीर कासिम कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी और अधिकारियों को धन देगा। इसके बाद वैन वेंसीटार्ट ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त कर और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे। इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफर ने नवाब पद से इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम नवाब बन गया। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रेनहार्ड समरू को नियुक्त कर दिया। 1760 ईस्वी में संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त कर दिया गया। इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए और अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर दिया। मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 1765 ईस्वी में क्लाइव पुनः भारत आया और इसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब से अलग अलग संधियां की। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा। नवाब को प्रति वर्ष 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में दैध शासन लागू हो गया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम II से हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देंगे। कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। यह संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला से हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च अवध का नवाब देगा। 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन चलता रहा। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इसमें द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। आंग्ल मैसूर संघर्ष 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में चिक्का कृष्णराज नामक शासक शासन कर रहा था, लेकिन वास्तविक शक्ति नंदराज के हाथों में थी। इसी समय मैसूर की सेना में हैदर अली नामक एक व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती हुआ, जो एक दिन मैसूर का शासक बन बैठा। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बूढ़ीकोटा नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना में एक सिपाही थे, जो एक युद्ध में मारे गए। बड़ा होने पर हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हुआ। हैदर अपने गुण और योग्यता के कारण 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ। डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई। 1759 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। हैदर के नेतृत्व में मैसूर की सेना मराठों को पराजित कर मैसूर से बाहर खदेड़ दिया। 1760 ईस्वी में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। अंग्रेज प्रारंभ से ही हैदर को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि हैदर ने अपने उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की मदद ली थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 1769 ईस्वी में। इस युद्ध का मुख्य कारण मद्रास की अंग्रेजी सरकार तथा मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद था। सर्वप्रथम 1768 ईस्वी में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर में आक्रमण कर दिया। प्रारंभ में हैदर पराजित हुआ, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित किया। मद्रास तक पीछा करते हुए वो आया और अंततः अंग्रेजों ने संधि की याचना की। परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि यह
संधि हैदर अली और मद्रास की अंग्रेजी सरकार के बीच हुई। इसकी शर्तें निम्न थी: एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस किए जाएंगे। हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा करेगा। अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे। इस युद्ध में अंग्रेजों की अजेयता को समाप्त कर दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में। इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया, जो हैदर के राज्य से के अंतर्गत था। इस घटना से हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया और अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली हैदर के विरुद्ध अंग्रेज अंग्रेज से सहायता मांगी। अंग्रेज ने दो सेनापतियों के नेतृत्व में दो अलग अलग सेनाएं कर्नाटक भेजी। रास्ते में हैदर के पुत्र टीपू ने हेक्टर मुंद्रो की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को रोककर युद्ध करने लगा, जिससे एक ही सेना कर्नाटक पहुंच सकी। परिणाम स्वरूप अरनदी में हैदर ने कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। 1782 ईस्वी में अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना मैसूर पर आक्रमण किया और पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर को पराजित कर दिया। युद्ध में घायल होने के बाद हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बन गया। इसने युद्ध को जारी रखा और 1783 ईस्वी में इसने ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया। लेकिन इसी समय यूरोप में एक संधि के कारण फ्रांसीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया और टीपू ने अंग्रेजों से एक संधि कर ली, मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए। टीपू ने अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। इस युद्ध का तात्कालिक कारण अईकोटा और करेगानूर के दो दुर्ग डचों से टीपू खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के मित्र राज त्रावणकोर ने खरीद लिया। इस कार्य से टीपू नाराज होकर त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा तथा निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस ने मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। बाध्य होकर टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस संधि के द्वारा मैसूर में तृतीय आंग्ल युद्ध मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के द्वारा टीपू को आधा राज्य ले लिया, जिसे अंग्रेज मराठी व निजाम आपस में बांट लिए थे। टीपू पर 3 करोड़ का हर्जाना लगाया गया। टीपू के पास धन न होने के कारण उसके दो पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रख दिया और टीपू की सेना को भी सीमित कर दिया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध का कारण अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। परिणामत 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण किया। वेलेस्ली ने टीपू के अनेक क्षेत्रों को विजित करते हुए श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया। टीपू अंग्रेजों से युद्ध करते हुए दुर्ग के द्वार पर ही मारा गया और मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने बौद्ध यार्क वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को मैसूर का शासक घोषित किया और इसे सहायक संधि स्वीकार कराकर मैसूर पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1834 ईस्वी में विलियम बेटिंग ने मैसूर को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और जितना भी है आपको हो सकता है आगे पढ़ाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो कि यूपीएससी में बहुत ही मुख्य रूप से आता है। और हिस्ट्री तो ऐसी चीज़ है जो यूपीएससी के लिए ही बनी है, तो हिस्ट्री ज़रूर याद कीजिए आप। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।